हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। तो हम लोग रेलवे एनटीपीसी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और यह इस सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है। इसका पहला और दूसरा पार्ट अपलोड हो चुका है और जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से इसको देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा लंबा वीडियो लगभग 1 घंटे का है, जिसमें 100+ क्वेश्चन हैं, जो कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पिछले साल के क्वेश्चन हैं पूछे हुए हैं। और इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जितने भी फैक्ट हैं एक्स्ट्रा और करंट न्यूज़ हैं तो उसका भी डिस्कशन करेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट मिल सके। तो और काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि 15 दिसंबर मान लीजिए कि 90 दिन है समय आपके पास, तो मेहनत करते रहिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। आपको ये बताना है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी या फिर उत्तर प्रदेश। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं दिया गया था, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी 1913 में टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी एक पुस्तक आई थी गीतांजलि नाम से, तो गीतांजलि बुक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये प्रथम एशियाई हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मान मिला है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी। प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, ये आपको बताना है कि प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी एशियाई खेलों यानी कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा कमलजीत सिंधु जो भारतीय थी, इन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था और एशियन गेम्स में। अब एशियन गेम्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एशियन गेम्स का प्रारंभ 4 मार्च 1951 में हुआ था। नई दिल्ली से इसका प्रारंभ हुआ था और ये हर 4 साल पर मनाया जाता है। और फिर पीटी ऊषा, जो ऑप्शन ये है, पीटी ऊषा को गोल्डन गर्ल कहा जाता है, इसको याद रखना है, ये फैक्ट है। और एशियाई खेलों में मतलब एशिया खेल 2018 का 18वां संस्करण जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था, ये करंट न्यूज़ से रिलेटेड है। और अब अगला यानी कि 2022 में, क्योंकि 4 साल बाद होता है, तो 2022 में 19वां संस्करण इसका चीन के हांगझोउ शहर में होगा। तो ये याद रखना आपको कि एशियन गेम्स का 19वां संस्करण 2022 में कहाँ खेला जाएगा, तो चीन के शहर है एक, हांगझोउ नाम है, तो वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो इसको याद रखना है, ये करंट न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। आपको बताना है कि कौन सा देश है जिसने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट किया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट किया था। और स्टैचू ऑफ भारत में भी एक स्टैचू बनाया गया जिसे कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। एक स्मारक है जो कि गुजरात में स्थित है, जिसको गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति का निर्माण का शिलान्यास किया था। और 31 अक्टूबर जो कि पटेल जी की जयंती है, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना। ये डेज पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाकी ये स्मारक जो है बन रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत का ये सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर एक साधु बेट नामक स्थान है, जहाँ की जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। और यह स्थान गुजरात के भारूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। तो ये याद रखना है। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है, यानी कि 597 फीट है।
और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और आधार से अगर ले लेंगे तो 240 मीटर है, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अंकगणितीय तार्किक यानी कि लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। ये बताना है कि अंकगणितीय एवं तार्किक यानी कि लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक या प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म, ये याद रखना है। और इसमें अदर ऑप्शन देख लेते हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये होता है। और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एक इंटीग्रेटेड सर्किट या IC के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। तो ये इस तरीके से इसको देख लेना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। आपको बताना है कि पूरे ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हीलियम। दूसरा सर्वाधिक तत्व हीलियम है और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। प्रथम पर हाइड्रोजन है और दूसरे पर हीलियम है। तो ये आपको इसको ध्यान में रखना है कि क्या पूछ रहा है। तो इसमें दूसरा पूछ रहा है कोई आंसर में, तो दूसरा हो जाएगा सर्वाधिक तत्व हीलियम। तो आंसर इस तरीके से बी सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। आपको ये बताना है कि गौतम बुद्ध जो जी थे जिनको, तो ज्ञान उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ था सर्वप्रथम। तो इन्हें ऑप्शन ए है जो कि बोध गया है। बोध गया में सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बुद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। बुद्ध जी का जन्म जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था और जो कि लुम्बिनी कपिलवस्तु से वर्तमान में रूपमंदिर जो कि नेपाल में है वहाँ पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी शुद्धोधन नाम था। इनके पिताजी का माता का नाम महामाया था, महामाया देवी। और विवाह इनका जो कि इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा। और इनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम राहुल रखा था। तो ये याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं एक नंबर में। अब बोध गया आपका बिहार में है, ये बिहार में है बोध गया। और इनको ज्ञान जो प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के तट पर 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। तो आपको देख लेना है। और इनके अन्य तथ्य इनसे जुड़े देख लेते हैं। तो ग्रह त्याग इन्होंने 29वें वर्ष की अवस्था में किया था जिन्हें महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। महाभिनिष्क्रमण कहा गया था इनके ग्रह त्याग को। तो ये ध्यान में रखना है। जो ग्रह त्याग की घटना हुई थी वो 29वें वर्ष में हुई थी। इनका सारथी का नाम चन्ना था। इनका प्रिय घोड़ा कंथक था, कंथक नाम था घोड़े का। ये भी देख लेना। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुआ था जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया था। अन्य तथ्य में देख लेते हैं कि त्रिरत्न जैसे कि बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। 4 आर्य सत्य होते हैं इसमें। दुख होता है और दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख का निरोध और तीसरा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये आपको देखना है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था जो कि मैं इस ज़िले से बिलोंग करता हूँ। श्रावस्ती ज़िला बौद्धों की नगरी है। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। ये इधर नेपाल बॉर्डर से मिला और बलरामपुर और गोंडा के बीच में ये डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान में। और ये उपदेश की इनकी जो भाषा होती थी वो पाली भाषा में होती थी, पाली भाषा में। तो ये भी याद रखना है। और इस तरीके से बुद्ध भगवान के बारे में इतने जानकारी है और बाकी और फैक्ट हम अलग से देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। सारे NTPC 2016 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो पोलियो की खोज जोनास साल्क ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और ये प्रथम महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी याद रखना है।
और लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका की खोज की थी। रेबीज का टीका की खोज, जो कि जब कुत्ते काट लेते हैं, बंदर काट लेते हैं तो रेबीज बीमारी होती है, उसके टीके की खोज जो किया था उनका नाम लुईस पास्चर था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज थी पेनिसिलिन, तो ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये याद रखना है, विज्ञान से क्वेश्चन है रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे। आपको ये बताना है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखना है, फैक्ट है। तो इससे रिलेटेड और देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 93 में के अधीन स्पीकर पद होता है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 93 में अध्यक्ष पद है। तो ये याद रखना है, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। ये भी ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किसको अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो उपाध्यक्ष को देता है। और इसमें वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, जो कि बीजेपी से हैं, सांसद हैं कोटा से। तो ये भी आपको याद रखना, ध्यान में रखना है, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो को खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। आपको ये बताना कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें होते हैं 9 खिलाड़ी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि AQI से क्या तात्पर्य है। आपका इसको फुल फॉर्म बताना है, AQI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, ये एयरपोर्ट की गुणवत्ता तैयार करता है, ये भी ध्यान में रखना है। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, यही बस इसका फुल फॉर्म याद रखना, एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। आपको ये बताना है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो ये कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। माइक्रोचिप को कंप्यूटर चिप भी कहा जाता है या कंप्यूटर चिप को माइक्रोचिप कहा जाता है, दोनों एक ही नाम है। अदर कुछ ऑप्शन देख लेते हैं इसके फैक्ट कि मदरबोर्ड कंप्यूटर का ही मेन पॉइंट होता है और मेन बोर्ड होता है, जिसमें कंप्यूटर सभी प्लग लगाए जाते हैं। CPU, रैम आदि यूनिटें मदरबोर्ड में ही लगाई जाती हैं, पाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड बनाने में निम्नलिखित किसका किया जाने वाला खमीर। अब ऑप्शन ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, या किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता, या इससे स्वादिष्ट बना देता है, या संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है खमीर जो होता है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फैक्ट है। और इनमें ऑटो हान एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने न्यूक्लियर फिजन की खोज की थी। न्यूक्लियर फिजन यानी परमाणु विखंडन की खोज ऑटो हान ने की थी। और चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये आपको याद रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में पता चला हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजाति ... में पाया जाता था। तो कहाँ पाया गया है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत। जो हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजाति एक है जो पाया गया था, ये उत्तरी पूर्वी भारत में पाया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजाति एक है जो और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली में है। तो आपको याद रखना है सलीम अली पक्षी विज्ञान संस्थान कोयम्बटूर में है, ये फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस आपको बताना है कि इनमें से कौन सा, ये कंप्यूटर टर्म में क्वेश्चन है। कोड रेड, मेलिसा या क्रिप्टोलॉकर या फिर डॉक्टर वेब। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा डॉक्टर वेब। जो एंटीवायरस है डॉक्टर वेब है नाम है, बाकी एंटीवायरस नहीं है। एंटीवायरस क्या होता है, तो एंटीवायरस
एक इसके द्वारा कंप्यूटर में वायरस के प्रभाव को समाप्त किया जाता है और नया वायरस को प्रवेश को रोका जाता है। तो इसे एंटीवायरस ही कहते हैं, जो कि कंप्यूटर में वायरस को रोकता है, तो उसे एंटीवायरस कह देंगे। और कोड रेड एक टीवी प्रोग्राम है। बाकी ये फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है। अभी मैंने बताया लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है। तो लुई पास्चर जी ने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। बाकी चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, तो ये एडवर्ड जेनर हो जाएगा। और पोलियो का टीका की खोज जोनास साल्क ने किया था, तो ये याद रखना है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए। कथन क्या है? आर्यभट्ट के विपरीत चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। अब निष्कर्ष एक है आर्यभट्ट एक उपग्रह नहीं है। निष्कर्ष दो है चंद्रमा तारा है और आर्यभट्ट उपग्रह है। तो ये आपको बताना है कि पता लगाएं कि दिए गए कथन से निम्नलिखित निष्कर्षों में से तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो आर्यभट्ट एक उपग्रह नहीं, एक गलत है। आर्यभट्ट एक उपग्रह है, तो ये गलत हो जाएगा पहला। और चंद्रमा तारा है और आर्यभट्ट उपग्रह है, तो चंद्रमा एक तारा न, चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है और ये आर्यभट्ट एक कृत्रिम उपग्रह है। एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका आर्यभट्ट नाम था, उन्हीं के नाम पर ये उपग्रह भारत के द्वारा छोड़ा गया था या लॉन्च किया गया था। और चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह जो कि पृथ्वी का है। तो इस तरीके से इसके दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ना ही एक और ना ही दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो लट्टू का उदाहरण जो कि ये होता है केंद्राभिमुख बल का, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण लट्टू को घुमाना होता है। कि अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई बल एक वृत्त के केंद्र पर कार्य करता है और इस बल को ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इस तकनीक जो होता है उसको कहते हैं इंटेग्लियो प्रिंटिंग। ऑप्शन ए इंटेग्लियो प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है, जो कि पूछा जाता है इसे। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है, जहाँ पे नोट छपती है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है, ये भी आपका नासिक में है। और बैंक नोट प्रेस के नाम से ये देवास में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है और सिक्योरिटी पेपर मिल ये भी आपका होशंगाबाद में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैक ओएस जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है ये बताना है। तो ये आपका एप्पल कंपनी है, एक अमेरिका की कंपनी, यूएसए की कंपनी है, उसने विकसित किया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं और जो कि एक यूएसए की कंपनी है। और IBM भी यूएसए की कंपनी है और ये इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो ये भी अमेरिका की कंपनी है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस जो कि मोबाइल में आप इस्तेमाल करते हैं मैप के लिए, जो आपका लोकेशन बताता है उसको जीपीएस, इसी के नाम का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसके बारे में कौन सा एक सत्य नहीं है यह बताना। यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है। यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है। इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें आपका ए सही है, यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, तो हाँ है। इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी सही है। यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी सही है। तो बाकी ये बी ऑप्शन जो है चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, तो ये नहीं करता है जीपीएस, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। बाकी तीनों सही है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बायोगैस का प्रमुख हिस्सा कौन सा है। तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा है मीथेन होता है। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा मीथेन होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये 65% पाया जाता है बायोगैस में, मीथेन का परसेंटेज। बाकी नाइट्रोजन जो है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज 78%, 78.09% है, जो कि गैसों में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है 21 समथिंग % तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बायोगैस में मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी। आपको ये बताना है कि ब्रिटिश सरकार जो कि जिसने स्वतंत्रता भारत को दिया था, तो किस सन में सहमत हुई थी कि हाँ अब आपको स्वतंत्रता दे देंगे। तो ये हुआ था सन 1946 में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ने घोषणा की थी कि भारत को जून 1948 में 48 से पूर्व आज़ाद कर दिया जाएगा। ये उन्होंने अपने वहाँ संसद ब्रिटेन की संसद में घोषणा किया था, ताकि सांप्रदायिक अगर हल नहीं होगा तब भी मैं जून 1948 के पहले पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से 15 अगस्त और 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए 1946 में सहमत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। आपको ये बताना है कि अगर राष्ट्रपति का पद भी रिक्त है और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, क्योंकि संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं जाएगा। तो उस समय इसके कार्यवाहक बन सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, इस तरीके से ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय कार्य करेगा। और बाकी भारत के प्रधानमंत्री इस समय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, कंप्यूटर टर्म में क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा है जिसमें एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा HTML। HTML एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं होता है। HTML एक वेब पेज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी सारे नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंजूरी प्राप्त लीगो इंडिया यानी लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है। आपको ये बताना है कि लीगो भारत एक योजना है जो किससे संबंधित है। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। लीगो इंडिया गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर सिद्धांत जो है, अनुसंधान सिद्धांत, इस पर संबंधित, इससे संबंधित है। तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान, और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जो दिया था उस वैज्ञानिक का नाम न्यूटन था, तो आपको याद रखना है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश 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 करवाया था। किसी ने करवाया था जंतर मंतर का निर्माण, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो इसका आपको बताना है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जयपुर के राजा जो थे जय सिंह द्वितीय, उन्होंने दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला होती है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में आयोजित अंडर-19 विश्व कप 2016 के लिए कोच कौन था। आपको बताना है कि बांग्लादेश में जो अंडर-19 विश्व कप 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि ये करंट न्यूज़ का है, कि उस समय उसके कोच, भारत के कोच कौन थे, भारत के टीम के कोच कौन थे। तो उस समय राहुल द्रविड़ जी थे, आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड इस समय आपको वर्तमान में देखना है। तो वर्तमान में जो कि कोच हैं उनका नाम है पारस मम्बरे नाम है इनका, जो इस समय कोच है अंडर-19 भारतीय टीम के। और भारतीय टीम के अंडर-19 के कैप्टन जो है वो उनका नाम है प्रियम गर्ग नाम है। तो ये आपको याद रखना है, ये करंट न्यूज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है। आपको बताना है कि वो कौन सा सुरक्षा बल है जो गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है।
तो ये आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल जो कि रेलवे की एक पुलिस फोर्स होती है, वो रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी अदर देख लेते हैं। ये BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली में है, तो आपको याद रखना है। और ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ये इसकी स्थापना 1962 में और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो ये भी याद रखना है। और सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की स्थापना 1963 में हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था। तो 2016 के क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था बैडमिंटन के लिए 2015 में, तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा किदाम्बी श्रीकांत को दिया गया था, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इसका प्रारंभ 1961 में हुआ था, तो याद रखना है। और इसमें राशि जो है वो 5 लाख दी जाती है, 5 लाख रुपए, और कुछ प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं, तो ये भी आपको देख लेना है। और इस बार 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तो ये वर्तमान का करंट न्यूज़ है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में देखना है, ढंग से समझ लेना है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जैसे ईशांत शर्मा जी जो क्रिकेटर हैं, दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेटर हैं, और धावक दूती चंद, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी और अदर का अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं उसका एक कंपाइल दे दूंगा या PDF लिंक में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से, है कि किस कुंजी का संयोजन का उपयोग MS वर्ड एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में, पाठ को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। पेस्ट यानी कि कॉपी या पेस्ट फिर होता है उसका, कॉपी करो किसी चीज़ का, उसको दूसरी जगह फिर पेस्ट करो तो उसे कहते हैं। तो पेस्ट करने के लिए उसका जो कमांड वो क्या उपयोग किया है, तो उसको कहते हैं Ctrl+B, तो इसका आंसर से हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+B। पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, कमांड है कीबोर्ड का। बाकी देख लेते हैं Ctrl+Z, तो Ctrl+Z से ये अपने लास्ट एक्शन को फिर से वापस कर देता है। Ctrl+Z से जो भी किया होगा लास्ट टाइम एक्शन कंप्यूटर में स्क्रीन पर, तो उसको जब Ctrl+Z दबाएंगे या क्लिक करेंगे तो वो उसको वापस कर देगा, अगर मान लो गलती से डिलीट हो गया तो। अब फिर है कि ALTR, तो ALTR के साथ Alt+R के क्लिक करने से ये रिव्यू टैब खुल जाता है, तो रिव्यू टैब खोलने के लिए Alt+R का प्रयोग होता है। और ALT+F4 का प्रयोग किया जाता है कि किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, क्विट करने के लिए, तो इसका प्रयोग किया जाता है, या कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए। तो ये आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन ए Ctrl+B। पेस्ट करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो विषम का पता लगाना कि विश्व धरोहर संबंध कौन सा विषम है, तो इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रपति भवन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, ताजमहल है, सूर्य मंदिर। तो इनमें आपका आंसर समझ जाएगा राष्ट्रपति भवन, क्योंकि राष्ट्रपति भवन इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ए राष्ट्रपति भवन, क्योंकि राष्ट्रपति भवन विश्व धरोहर स्थल में नहीं आता है, सूची में लिस्ट में नहीं है, तो इस तरह के ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बाकी सारे ताजमहल, सूर्य मंदिर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये विश्व धरोहर श्रेणी में आते हैं। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में है, सूर्य मंदिर कोणार्क में है, आपका कोणार्क के मध्य में, उड़ीसा पुरी में है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। आपको यह बताना कि किस देश की मुद्रा का नाम रुपया नहीं है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा का नाम रुपया नहीं बल्कि क्यात है, क्यात कहते हैं म्यांमार की मुद्रा का नाम। बाकी श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और भारत की मुद्राओं का नाम रुपया है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि इनमें से तमिलनाडु का जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है वो कौन सा है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए कारगम। कारगम जो कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी तमिलनाडु के हैं कुमी है, कोलट्टम है, कावड़ी है आदि, ये सभी तमिलनाडु के लोकप्रिय नृत्य हैं। और यक्षगान आपका कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी याद रखना है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और कुडियाट्टम केरल का नाटकीय नृत्य है, तो याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 साल में एक बार घटने वाली घटना को किस रूप में वर्णित किया जाता है। आपको बताना है कि 4 साल में एक बार की घटना को किस रूप में कहा जाए, क्या कहा जाएगा। तो उसको कहते हैं चतुर्वार्षिक। जो 4 साल में है उसे चतुर्वार्षिक कहेंगे, जो 2 साल में उसे 2 वार्षिक कहेंगे, 3 साल वाला 3 वार्षिक त्रैवार्षिक कहेंगे, और बहुवर्षीय में अनेक साल में एक बार हो तो उसे बहुवर्षीय कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आग को बुझाता है, बताना आग को कौन बुझाता है, O2 बुझाता है या CO2 बुझाता है या फिर SO2 बुझाता है या NO2 बुझाता है। तो आग को आपका CO2 बुझाता है। तो आग को आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि आग को CO2 बुझाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और NO2 का कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये एक रासायनिक नाम है। और एक होता है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे कि लाफिंग गैस कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वें महासचिव का नाम क्या थे। 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का क्या नाम है, ये बताना है कि 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है। ऑप्शन ए बी घाली, ऑप्शन बी कोफी अन्नान, ऑप्शन सी बान की मून, ऑप्शन सी डॉक्टर जिम योग किम। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी बान की मून। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, तब यही थे, बान की मून थे 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव। तो ये आंसर उस हिसाब से ये समझा। लेकिन इस समय वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरस है, जो कि 9वें हैं। तो ये आपको याद रखना है, करंट न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र किसका है, ये पूछा गया था 2016 के पेपर में NTPC में 2015 के अनुसार। तो उनमें आपका आंसर सही है मध्य प्रदेश। और 2017 की रिपोर्ट जब आई थी तो उसमें भी जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश का ही, तो सिर्फ इसका आंसर सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है, ये आपको बताना है किस प्रदेश का है लोसुंग त्यौहार। तो लोसुंग त्यौहार आपका सिक्किम में मनाया जाता है, बहुत ही लोकप्रिय है, वहाँ का त्यौहार है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का त्यौहार लोकप्रिय जो कि हैं लोग, उसके नाम है हल्दा त्यौहार है, साजो त्यौहार है, हसर त्यौहार। तो आपको याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश के लोकप्रिय त्यौहार देख लेते हैं तो सोलुंग है, लोसार है, मोपिन है, ये सब अरुणाचल प्रदेश के त्यौहार हैं। त्रिपुरा का लोकप्रिय त्यौहार देख लेते हैं तो दिवाली मनाया जाता है, दुर्गा पूजा मनाई जाती है, खर्ची पूजा वहाँ पर मनाया जाता है, डोल जात्रा मनाया जाता है। तो ये याद रहे, ये प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में कितने जोन है, आपको ये बताना है। ये रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है, NTPC 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो उस समय 17 जोन थे, ऑप्शन सी 17 जोन थे उस समय, ये सही हो जाएगा। लेकिन इस समय एक जोन और बनाया गया है, 18वां जोन। तो वो इस प्रकार इस समय टोटल 18 जोन है। और वो 18वां जोन जो कि बनाया गया था 27 जुलाई 2019 को दक्षिण तटीय रेलवे मंडल को जोड़ा गया था। तो इस तरीके से इसका अब आंसर हो जाएगा। वर्तमान में 18 जोन टोटल है। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया है, तब उस समय रेलवे जोन 9 थे टोटल। तो ये भी याद रखना है। और बाकी इसके फैक्ट और कोई अगर चाहिए तो मैं PDF में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 के सबने अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। आपको ये बताना है कि 1929 के जो गांधी जयंती सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, उसका उद्देश्य क्या था। तो इनमें उद्देश्य जो था वो था कि ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, मैंने ब्रिटिश सरकार के जितने भी आदेश हैं उसको पूरे तरीके से न मानना। तो ये उसका उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका ए सही हो जाएगा। और देख लेते हैं कि 1930 ईस्वी में गांधी जी की 11 मांगे रखी थी गांधी जी ने। गांधी जी की मांगों को इरविन ने नहीं माना था। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 सहयोगी के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर की यात्रा 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के भुज जिला में डांडी तट गाँव पर पहुंचे थे करके। और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़कर इस आंदोलन की शुरुआत किया था, सबने अवज्ञा आंदोलन का। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। आपको बताना है कि वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसको हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है। तो लाफिंग गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। तो आपका आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। और मीथेन जो कि धान के खेतों से भी उत्पन्न होती है, तो ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? आपको ये बताना है कि भारत में जो ये गंगा है इसको गंगा के नाम से जाता है, लेकिन ये गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका क्या नाम फिर वहाँ पर हो जाता है? तो बांग्लादेश वासी इसको पद्मा नदी से नाम से कहते हैं, पद्मा यानी कि ऑप्शन डी पद्मा नदी से हो जाएगा। पद्मा नदी से बांग्लादेश में कहा जाता है उस शाखा को। अब गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं। टोटल 2525 किलोमीटर लंबी है और इंडिया में 2071 किलोमीटर है इसकी लंबाई। बाकी जितनी लंबाई है वो बांग्लादेश में है और इसका उद्गम क्षेत्र है कुमाऊं के हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है और गंगा की प्रधान शाखा भागीरथी, जो कि मैंने पिछले पार्ट में इसको डिस्क्राइब किया था, बताया था कि भागीरथी क्या है क्या नहीं है। तो आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग को निम्न नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि कुष्ठ रोग एक है जो कि उसको किस नाम से जानते हैं और उसका क्या नाम है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा हैंसन रोग, ऑप्शन बी। हैंसन रोग भी कहा जाता है कुष्ठ रोग को, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुष्ठ रोग का जो होता है वो माइकोबैक्टीरिया लेप्री से होता है, तो आपको ये याद रखना है, ये भी पूछते हैं सवाल। 2015 के अंत तक भारत ने अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। तो आपको बताना है कि कौन से कितने अनुसंधान स्थापित कर दिए 2015 में। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी तीन अनुसंधान स्थापित कर दिए। 3 अनुसंधान का नाम पहला का नाम है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा का नाम है मैत्री और तीसरा का नाम है भारती। तो ये आपको याद रखना है, ये अंटार्कटिका में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जनरेटर रूपांतरित करता है, क्या रूपांतरित करता है एक जनरेटर, ये आपको बताना है। तो जनरेटर होता है वो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए हुए हैं जो को आप देख सकते हैं कि डायनेमो है, डायनेमो को क्या रूपांतरित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। सोलर सेल है जो आपका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ट्यूबलाइट है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करता है। विद्युत सेल है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही कन्वर्ट करता है। और सितार जो बजाते हैं यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपको याद रखना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए, और इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये रट जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? तो बौना ग्रह इनमें से प्लूटो को कहा जाता है। प्लूटो जो है कि ग्रह था पहले, अब उसे अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह से बाहर कर दिया गया, उसे बौना ग्रह के अंतर्गत रखा गया। तो आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनके पद से कौन हटा सकता है? आपको ये बताना है कि जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको कौन पद से हटा सकता है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ये संसद के दोनों सदन द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, तो ये आपको देख लेना है, इसका आंसर सही हो जाएगा ए। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंध है ये बताना है। तो भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है, तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? आपको ये बताना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा नींबू पानी, ऑप्शन ये सामान्य नाम होता है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है नींबू पानी में। नींबू पानी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है और विटामिन सी का भरपूर स्रोत है, देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन है कि नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा है, डेटस क्या जुड़ा है? नेफ्रोलॉजी किसे कहते हैं, किस उसमें क्या अध्ययन किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में जो कि गुर्दा का अध्ययन किया जाता है, किडनी, तो इस तरीके से किडनी के साथ जुड़ा है यानी कि गुर्दा के साथ जुड़ा है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था। तो भारत में ब्रिटिश शासन का अंत 1947 में। भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1947 में आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया और 18 जुलाई को राजा जॉर्ज, यहाँ के जो ब्रिटेन के थे, 6 ने हस्ताक्षर कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 14-15 अगस्त 1947 को क्रमशः पाकिस्तान और भारत 2 स्वतंत्र राष्ट्र में अस्तित्व में आ गए थे। तो इस तरीके से इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 1947। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड जो कि चैंपियनशिप हर साल डेटेस में आयोजित की जाती, कहाँ आयोजित की जाती है हर साल? तो हर साल लखनऊ में आयोजित की जाती है। आंसर इसका बी सही हो जाएगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताना इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया है। तो इसरो के पहले अध्यक्ष आपके विक्रम साराभाई थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इनमें। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई ही थे। परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी थे। और सी वी रमन को रेमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कस्तूरी रंगन इसरो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में इसरो के जो चीफ हैं उनका नाम है के सीवान। तो के सीवान याद रखना है आपको, यह वर्तमान में इसरो चीफ हैं या इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है बिजली की मोटर डैश 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 रूपांतरित करती है। तो बिजली की मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। अभी इसका एक ऊपर दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसमें देख लेना, उसी का डिस्क्रिप्शन है, इसका डिस्क्रिप्शन उसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम क्या है? तो ये बताना है आपको कि जो अंटार्कटिका में रिसर्च बेस स्थापित हुआ नवीनतम, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भारती, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2015 में कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया था, यह बताना है। तो ऑप्शन ए बबीता कुमारी, ऑप्शन सी अभिलाषा शशिकांत, ऑप्शन सी युमनम सनाथेई देवी, ऑप्शन डी MR पूवम्मा। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 2015 में कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये बताना है आपको। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा बबीता कुमारी। बबीता कुमारी को कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फायरवॉल के संबंध में, और इसमें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इस पर डिस्क्राइब किया है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाएं। तो विषम कथन का पता लगाना, इसमें फायरवॉल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नंबर 1 फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, ऑप्शन बी फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है, या फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में संयोजन हो सकता है, फायरवॉल आग से कंप्यूटर सुरक्षा करता है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा कि फायरवॉल कंप्यूटर को आग से सुरक्षा करता है। ये विषम कथन है, ये आग से सुरक्षा नहीं करता है फायरवॉल। तो ये आंसर आपका डी इसमें सही हो जाएगा, जो कि फायरवॉल कंप्यूटर से आग को सुरक्षा प्रदान करता है। सॉरी, अगला क्वेश्चन है फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाएं। ये आपको पता लगाना है। ऑप्शन ए फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, ऑप्शन बी फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है, ऑप्शन सी फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन हो सकता है, ऑप्शन डी फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन हो सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा, बाकी सारे आंसर सही है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि विषम कथन का पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। आंसर ए सही हो जाएगा। और झंडा समिति एक बनाए गए थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो JB कृपलानी जी थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? तो आपको बताना कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। तो इनमें आपका आंसर हो जाएगा ए वाहनों से होने वाले प्रदूषण को संदर्भित करते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्ताल्पता यानी एनीमिक किस की वजह से होती है? प्लेटलेट्स की कमी, RBC की कमी, या फिर WBC की कमी, या ऑक्सीडेंट। तो इनमें आपका RBC सही हो जाएगा, ऑप्शन बी RBC की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो आंसर बी सही है इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है RBC का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक ग्रंथि नहीं है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं, इनमें से कौन सा एक अंग है जो कि ग्रंथि नहीं, तो इनमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पित्ताशय। पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है, बाकी ग्रंथियाँ हैं और बाकी सब ग्रंथियाँ हैं, तो आंसर डी से हो जाएगा। ये एक नाशपाती आकार की थैली होती है पित्ताशय, और यकृत से निकलने वाला पित्त भरा रहता है, और इसका रंग जो होता है वो पीला हरा रंग का होता है, क्षारीय पदार्थ होता है। इसका पीएच मान बहुत बार पूछा गया, पीएच मान याद रखना आपको 7.7 होता है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है। आपको बताना है कि मल्टीटास्किंग प्रणाली सिस्टम विशेष रूप से किसको बताती है, एक से अधिक उपयोगकर्ता या फिर एक से अधिक प्रक्रिया या एक से अधिक हार्डवेयर, एक से अधिक आईपी पता। तो इनमें आपसे आपका आंसर सही हो जाएगा एक से अधिक प्रक्रिया, एक से अधिक प्रक्रिया। मल्टीटास्किंग प्रणाली एक से अधिक प्रक्रिया को निरूपित करती है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्कुराते बुद्ध या स्माइलिंग बुद्ध किसके लिए कोड नाम था। तो आपको आंसर बताना है कि मुस्कुराते बुद्ध किसके लिए कोड नाम था, तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण फर्स्ट परमाणु का परीक्षण जिसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, और यह 1998 ईस्वी में किया गया था, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा स्माइलिंग। भारत द्वारा 1998 ईस्वी में किए गए पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण का कोड का नाम दिया गया था, और परमाणु का प्रथम परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में ही हुआ था, जो कि जैसलमेर राजस्थान में है। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये पूछा गया। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, या नागालैंड में मनाया जाता है, या उड़ीसा में मनाया जाता है, या पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, डैश कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। कठोर जल को नरम करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। सूत्र होता है Na2CO3, और खाने का सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट उसे कहते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला का नाम क्या था, तो इसका आंसर सही हो जाएगा अर्चना रामासुंदरम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। आपको बताना है यांकी स्टेडियम जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वो कहाँ किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है यांकी स्टेडियम। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है, जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है बताएं। तो ये खगोलीय वेधशाला होती है, जो कि अब पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको बताया डिटेल में कि जो जंतर मंतर होती है वो खगोलीय वेधशाला होती है, तो आंसर डी से हो जाएगा। प्रधानमंत्री डास के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, आपको ये बताना है किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये CLRI के होते हैं, या CSIR होते हैं, या इसरो के होते हैं, या DRDO के। तो ये प्रधानमंत्री जी CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये फाउंडेशन डेट है इसका 1942 में स्थापित हुआ था, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीला बुखार, येलो फीवर, पीत ज्वर, तीन नाम है इसके, पीला बुखार, येलो फीवर, पीत ज्वर, इंग्लिश में पीत और येलो फीवर कहते हैं, कि मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है। मादा मच्छर के काटने से, नर मच्छर के काटने से, या फिर पानी से, या फिर वायु से। तो पीला बुखार जो कि मादा मच्छर के काटने से होता है, फैलता है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है। तो केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसी से संबंधित है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फैक्ट है, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े पैमाने पर केसर, सेफ्रॉन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, का उत्पादन कहाँ किया जाता है, किस प्रदेश में किया जाता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, जम्मू और कश्मीर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था,
तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 टू 1927 के अवधि के दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जब कार एक मोड़ लेती है तो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की थी? तो ये इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? आपको बताना कि किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के स्थान 2 बार आ गया, इसका 1975 में डिस्क्रिप्शन या मिलने वाली, ये भी हो गया है। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ये आपको बताना। स्वतंत्रता की प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वाशिंगटन में आपका स्थित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है इसको बताना है। तो कंपाइलर क्या होता है? तो ये कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ये एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, उस चीनी राष्ट्रपति का नाम बताओ जिसने 2015 में भारत का दौरान किया था। भारत का दौरान किसने किया था? उस चीनी राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो उसका नाम है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग नाम है, अभी भी ये राष्ट्रपति हैं चीन के। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय आपका वाशिंगटन में है, वाशिंगटन डीसी में है। और यहाँ जैसे नासा है यूएसए में, वैसे इंडिया में इसरो है, और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो ये आपको याद रखना है। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम क्या है ये बताना है। तो एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये आपका आंसर डी सही हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये पर्यावरण से संबंधित है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और इसका न्यायालय जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक .... मीटर लंबा होता है। बताना कितने मीटर लंबा होता है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 9 मीटर लंबा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ... में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो कौन आ गया था बताना, किस सन में आया था? तो ये 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था भारत। 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय वहाँ को थे जनरल थे, गवर्नर जनरल थे भारत के, तो कि इलाहाबाद से महारानी विक्टोरिया की घोषणा के प्रत्यक्ष शासन लागू कर दिया गया था। तो आंसर बी सही हो जाएगा। आमतौर पर वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है इसके बताना। तो ये एक आनुवांशिक प्रकृति होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें लाल एवं हरा रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है और इसमें पुरुष प्रभावित होता है, तो वाहक स्त्रियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के जलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है ये बताना। तो भारत का हिस्सा 2.42% है। ये आंसर इसका बी सही हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया है फैक्ट, तो इसको याद रखना है इसे। अगला है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो खजुराहो के स्मारक जो कि कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है इसके स्मारक। तो आंसर सी से हो जाएगा। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है कि किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी? तो भारत पाक के किस सन में युद्ध हुआ था, उसके बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी ये बताना है। तो ये 1965 की युद्ध जब हुआ था भारत पाक का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 के बाद ताशकंद की घोषणा की गई थी। तो ये आंसर बी सही हो जाएगा। और ताशकंद उस समय जब घोषणा हुई तो पूर्व सोवियत संघ का ही भाग था, और लेकिन अब इस समय वर्तमान में उज्बेकिस्तान का पार्ट है, याद रखना। और ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हो गया था। तो ये भी याद रखना है। और ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ है? केवल भारत और भूटान, भारत और म्यांमार, भारत और चीन?
तो बांग्लादेश की तलीय सीमा भारत और म्यांमार के साथ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बांग्लादेश 3 दिसंबर 16 दिसंबर 1971 में निर्माण हुआ था और ये 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है बांग्लादेश। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं, ये बताना है आपको। तो इसमें आपका आंसर सही होगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बीमारी दिल से संबंधित नहीं, बाकी ये जो 3 बीमारियां लिखे दिल से संबंधित होती हैं। और डिप्थीरिया बीमारी गला से संबंधित है या श्वास नली, और इसके बैक्टीरिया का नाम है कोरोनी बैक्टीरिया, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड किरणें क्या है, आपको ये बताना इंफ्रारेड किरणें क्या है। तो इंफ्रारेड किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरो किसकी मुद्रा है, ये बताना है कि यूरो किसकी मुद्रा है। तो यूरो जो है वो यूरोपीय जोन की मुद्रा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूके में पाउंड स्टर्लिंग चलती है, पाउंड स्टर्लिंग चलती है, तो याद रखना है। और स्वीडन में स्वीडिश क्रोना चलती है, स्वीडन में क्रोना मुद्रा नाम है वहाँ का। और डेनमार्क में डेनिश क्रोन, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है। तो ये आपको इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन ए उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु जो कि लॉगिन पासवर्ड का सत्यापन किया जाता है, आंसर ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव श्वसन से क्या छोड़ा जाता है। मानव श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, तो आंसर डी सही हो जाएगा। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्स गैस का जो कि ग्रहण करता है मानव श्वसन में। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है, पहला सुपर कंप्यूटर भारत था, तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए किस प्रौद्योगिकी की कौन सी थी जो प्रौद्योगिकी द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी, ये बताना है। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा सोनार जो था वो द्वितीय विश्व में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया था, सोनार नाम था उसका। ये समुद्र में स्थित वस्तुओं का पता लगाया जाता है सोनार से। तो इस तरीके से सेशन समाप्त हुआ और इसमें लगभग 100+ क्वेश्चन थे जिसका डिस्क्राइब किया गया था और डिटेल में बताया गया, डिटेल वाइज पूरा ऑप्शन सहित। और हम अगले दिन फिर अगली बार ऐसे ही 100+ क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करेंगे जो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट दिन, नमस्कार।